हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको कि जॉर्गेंसन्स न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। ये लॉन्ग वीडियो होने वाली है और लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपको पेपर में, जिस हिसाब से ये आपने अटेम्प्ट करना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप ये वीडियो एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना ज़रूरी होता है। जॉर्गेंसन हैज़ डेवलप्ड अ न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जॉर्गेंसन ने एक न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट डेवलप की थी। हिज थ्योरी of investment behavior is based on the determination of the optimal capital stock। उनकी जो पूरी थ्योरी है वो फोकस करती है कि किस तरीके से ऑप्टिमल कैपिटल स्टॉक को डिटरमिन किया जाएगा कि एक कंपनी को कितना या एक इकोनॉमी में कितना ऑप्टिमल कैपिटल स्टॉक होना चाहिए। हिज इन्वेस्टमेंट इक्वेशन हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी ऑफ द फर्म। उसकी जो इक्वेशंस हैं वो ड्राइव की गई हैं जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी ऑफ फर्म्स हैं, जो फर्म्स की जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की इक्वेशंस हैं वहाँ से उसकी जो है इन्वेस्टमेंट इक्वेशंस वहाँ से ड्राइव की गई हैं। अब आपको पता है हर एक थ्योरी की इंट्रोडक्शन के बाद आपने उनकी अजम्पशंस लिखनी है थ्योरी की। जॉर्गेंसन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। तो फर्स्ट अजम्पशन है द फर्म ऑपरेट्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन है। दूसरा, नो अनसर्टेनिटी, कोई भी अनसर्टेनिटी या फ्लक्चुएशन नहीं है। देयर आर नो एडजस्टमेंट कॉस्ट, कोई भी एडजस्टमेंट कॉस्ट नहीं लगेगी, बाद में इसकी बुराई भी कर सकते हैं। देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी वेयर प्राइजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर परफेक्टली फ्लेक्सिबल। इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है और जो प्राइजेज हैं लेबर के या कैपिटल के वो फ्लेक्सिबल हैं, सिचुएशन के चेंज होने से ऊपर नीचे होते रहेंगे ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन रहे। देयर इज अ perfect financial market which means that the firms can borrow or lend at a given interest rate। जो फाइनेंशियल मार्केट है वो परफेक्ट है तो कंपनियां क्या कर सकती हैं, वो गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है बोरो और लेंड कर सकती हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्शन फंक्शन रिलेट्स आउटपुट टू द इनपुट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो आउटपुट और आउटपुट टू इनपुट के बीच में रिलेशन है, जो लेबर एंड कैपिटल है उसके बीच में रिलेशन है, ये तो आपको पता ही है। लेबर एंड कैपिटल आर होमोजीनियस इनपुट्स प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस आउटपुट। तो जो यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल है वो होमोजीनियस होंगे, जो उनके जो डिफरेंट यूनिट्स होंगे वो सेम क्वालिटी के होंगे और वो होमोजीनियस आउटपुट ही प्रोड्यूस करेंगे। इनपुट्स आर एम्प्लॉयड अप टू अ पॉइंट एट विच देयर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटीज, जिसको MPPs भी कहा जाता है, आर इक्वल टू देयर रियल यूनिट कॉस्ट। तो इनपुट्स वहीं तक लगाने जहां तक उनकी जो कॉस्टिंग है, जो रियल कॉस्टिंग है और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है वो बराबर आ जाए। ठीक है, मतलब वेजेस इज इक्वल्स टू जो उनकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है। देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। हम एज्यूम कर रहे हैं कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स होंगे, जैसे जैसे हम यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल लगाएंगे तो टोटल प्रोडक्शन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिमिनिशिंग रिटर्न्स के ऊपर फुल वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपको उसका लिंक चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना। देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ पुटी कैपिटल which means that even after investment is made, अगर investment कर भी दी, it is instantly adapted without any costs to a different technology। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर भी दी तो वो इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी में भी यूज़ की जा सकती है। उसे पुटी कैपिटल कहा हुआ है जॉर्गेंसन ने। नेक्स्ट आ जाता है द कैपिटल स्टॉक इज़ फुली यूटिलाइज्ड। जो कैपिटल स्टॉक से उनका फुल इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही। चेंजेस इन करंट प्राइजेस ऑलवेज प्रोड्यूस सिट्रस पैरिबस प्रोपोर्शनल चेंजेस इन द फ्यूचर प्राइस। अगर करंट प्राइजेस में चेंज होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि दे ऑलवेज प्रोड्यूस द प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन द फ्यूचर प्राइस। के फ्यूचर प्राइस में भी जो है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अगर करंट प्राइस चेंज होता है तो फ्यूचर प्राइस में भी प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा। आप इसमें से कोई 10 अजम्पशंस लिख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा अजम्पशंस भी लिखने का फ़ायदा नहीं। ठीक है, अब इसको आपने हेडिंग बनानी है एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी। जॉर्गेंसन्स डेवलप हिज थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द assumption that firms maximize its present value। उनका मेन मकसद थ्योरी का ये था कि फर्म का मेन मकसद ये रहेगा कि वो अपनी प्रेजेंट वैल्यू को बढ़ाए। ठीक है, वो अपनी प्रेजेंट वैल्यू को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगी। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म ही टेक्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस विद अ सिंगल आउटपुट। उन्होंने सिंगल आउटपुट जो है क्यू की बात की ताकि वो इक्वेशंस में ये शो कर सकें। अ सिंगल वेरिएबल इनपुट लेबर, उन्होंने लेबर का भी इस्तेमाल किया, एक ही जो वेरिएबल इनपुट है। अ सिंगल कैपिटल इनपुट, जिसको उन्होंने आई से डिनोट किया, कैपिटल आई जो नीचे इक्वेशन चल रही है। तो इन्वेस्टमेंट एंड ड्यूरेबल गुड्स एंड P, स्मॉल p, W एंड स्मॉल q रिप्रेजेंटिंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्राइजेस। तो स्मॉल p जो है वो
जो वो माल बनाएगा उसका प्राइस हो गया, ठीक है। और ये जो स्मॉल क्यू है वो उन्होंने डिनोट किया है कैपिटल गुड्स के प्राइस को, और जो डब्ल्यू है स्मॉल डब्ल्यू वो उन्होंने डिनोट किया है जो वेजेस हैं लेबर की। द फ्लो ऑफ नेट रिसीट्स, जो कैपिटल आर है वो नेट रिसीट्स है, याद रखना मैं आगे यूज़ करता रहूँगा। इन टाइम पीरियड तो नेट रिसीट्स इन टाइम पीरियड, इसको लिखा हुआ इक्वेशन में कैपिटल आर ब्रैकेट में टी, मतलब नेट रिटर्न्स इन टाइम पीरियड इट इज इक्वल्स टू प्राइस इन टाइम पीरियड इंटू क्वांटिटी इन टाइम पीरियड माइनस वेजेस इन टाइम पीरियड इंटू लेबर इन टाइम पीरियड माइनस स्मॉल क्यू क्या था, प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स का क्या प्राइस रहेगा इन टाइम पीरियड एंड इन्वेस्टमेंट इन टाइम पीरियड। तो ये जो इक्वेशन है ये जॉर्गनसन की फर्स्ट इक्वेशन रहेगी। अब आप पेपर में इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए ये भी लिख सकते हो, वेयर कैपिटल क्यू इज आउटपुट एंड स्मॉल पी इज इट्स प्राइस, capital L is the flow of labor services, and small w is the wage rate, capital I is the investment, and small q is the price of capital goods। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसी इक्वेशन को आप नीचे लिख सकते हो ताकि टीचर को भी आसानी हो समझने में और आपका भी थोड़ा सा पेज भर जाए, ठीक है, क्योंकि पेज भी तो भरने होते हैं ना पेपर में। द प्रेजेंट वैल्यू इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल ऑफ डिस्काउंटेड नेट रिसीट्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, नेट वर्थ कितनी है, इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस आर टी। जो आर है वो किसको डिनोट करता है, कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट करता है, और इसकी इंटीग्रेशन हम निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल आर से। कैपिटल आर क्या है, नेट रिसीट्स, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, मैंने कैपिटल आर पहले ही बताया हुआ, नेट रिसीट्स होता है इन टाइम पीरियड टी, तो आर टी डी टी। तो अगर आपको हल्की सी इंटीग्रेशन आती है तो आपको ये इक्वेशन समझ आ जाएगी। अगर आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत है फिर ये इक्वेशन का रट्टा मार के आपको लिखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पेपर में नंबर तो लेनी है। वेयर कैपिटल W is the present value, that is net worth कितनी है, small e is the exponential used for continuous discounting, कि continuous discounting कितनी हो रही है, जो पुराने रेट हैं उसको लगातार कितने रेट पे डिस्काउंट किया जा रहा है, एंड जो स्मॉल आर है, ये जो पावर है स्मॉल आर ई की, दैट इज कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कांस्टेंट माना गया है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू इज मैक्सिमाइज सब्जेक्ट टू टू कंस्ट्रेंट्स। प्रेजेंट वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जा सकता है बट दो कंस्ट्रेंट्स हैं। फर्स्ट, द रेट ऑफ change of flow of capital services is proportional to the flow of net investment। तो सबसे पहले ये कंडीशन लगाई गई है कि जो भी चेंज आएगा कैपिटल फ्लो की, जो कैपिटल की जो सर्विसेज है उसके फ्लो में जो भी चेंज आएगा उतना ही चेंज जो है नेट इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए। मतलब जब भी हम नेट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैपिटल के फ्लो में चेंज आएगा। द कांस्टेंट ऑफ proportionality may be interpreted as the time rate of utilization of capital stock, that is the number of units of capital services per unit of the capital stock। simple words में जितने units जो है कैपिटल स्टॉक के बढ़ेंगे उसी हिसाब से उतना ही इन्वेस्टमेंट होगी। सिंपल वर्ड्स में ये कहा गया है, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट लेस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, वेयर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल स्टॉक। तो ये कहा गया कि जो नेट इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है, टोटल इन्वेस्टमेंट में से हम माइनस कर दें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को, और जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है ये प्रोपोर्शनल होगी कैपिटल स्टॉक के। मतलब जितना कैपिटल स्टॉक ज़्यादा होगा उतनी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी। दिस कंस्ट्रेंट्स टेक्स द फॉर्म ऑफ K star T, where K star T is the time rate change of the flow of capital services at time period T, which is equals to capital I into capital IT। simple words में capital IT क्या है, ये investment in time period T है, minus delta डेल्टा के टी बेसिकली डेप्रिसिएशन को दिखाया गया है। वाइल जो डेल्टा है इसको कहेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अटैच टू द कैपिटल स्टॉक, के कैपिटल स्टॉक को कितना टाइम टू टाइम कितना % डेप्रिसिएशन होता है। दिस कंस्ट्रेंट होल्ड्स एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम सो दैट K स्टार K एंड I आर फंक्शन ऑफ टाइम। ये हर एक टाइम की बात चल रही है, इस तरीके से चल रही है कि K स्टार भी हम टाइम के हिसाब से ले रहे हैं, I भी हम एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से ले रहे हैं, और ये जो सिंपल K है जो कैपिटल स्टॉक है ये भी एक पर्टिकुलर टाइम की बात ही कर रहे हैं। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से ले रहे हैं। सेकेंडली, the levels of output and the level of labor and capital services are constrained by a production function। जो आप
आउटपुट कितनी बनाओगे या कितना लेबर वगैरह यूज़ करोगे और कैपिटल सर्विसेज यूज़ करोगे, ये प्रोडक्शन फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन उन्होंने लिया था कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू, मतलब जो जितनी क्वांटिटी आप आउटपुट के बनाओगे, लेबर और जो कैपिटल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने ये फंक्शन को इक्वल टू 0 लिया है फोर्थ इक्वेशन में। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू, अगर हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की निकालनी है तो आपको पता ही है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू निकालना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू एल, तो उन्होंने इसको लिया W बाय पी। ठीक है, W हो गया वेजेस और P हो गया प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सिमिलरली द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू, यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल ले लिया तो ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू के, इसको भी हमने W बाई पी लिया है, तो इस हिसाब से ये इक्वेशन 6 होगी। ऑल्सो हमें ये भी पता है कि स्मॉल सी इट इज़ इक्वल्स टू क्यू इंटू आर प्लस डेल्टा माइनस क्यू। ये इक्वेशन को मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आपको पिछली वीडियोस मेरी देखनी पड़ेंगी। तो ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं ऊपर मैंने ली हुई हैं। इन द अबव इक्वेशन में ये जो स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू इज़ द एवरेज प्राइस ऑफ द कैपिटल एसेट, जो कैपिटल एसेट है उसका एवरेज प्राइस क्या है। स्मॉल आर इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट, ये जो स्मॉल आर है इक्वेशन में कि कितना रेट ऑफ डिस्काउंट है, कि कितना पीछे पीछे जाते रहें तो वो कम कम होता रहेगा। डेल्टा इज़ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स, तो ये जो हमने डेल्टा लिया हुआ है ये डेप्रिसिएशन कितनी होगी कैपिटल गुड्स की, किस रेट पे होगी। क्यू इज़ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ पे एप्रिसिएशन मैंने लिख दिया। अच्छा हाँ, डेल्टा तो डेप्रिसिएशन है और क्यू इज़ द रेट ऑफ एप्रिसिएशन, क्यू जो है एप्रिसिएशन का रेट है कैपिटल एसेट्स का, ये वाला जो क्यू है वो किस तरीके से जो है एवरेज प्राइस बढ़ता रहेगा और किस तरीके से मतलब इसका जो एसेट के जो मशीनों के प्राइजेस हैं वो लगातार बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, जैसे डेल्टा को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन और स्मॉल क्यू है जो उसको एवरेज प्राइस कहते हैं कैपिटल एसेट्स का, जो लगातार बढ़ता रहेगा, तो उसमें एप्रिसिएशन होती रहेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और टाइम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम लेनी है आपने। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर द क्रूशियल डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑप्टिमल स्टॉक ऑफ कैपिटल इज सी, तो जो स्मॉल सी है इसी के ऊपर सारा का सारा जो है डिपेंड करता है, यही कितना ऑप्टिमल कैपिटल स्टॉक लेना है वो स्मॉल सी के ऊपर ही डिपेंड करता है। दैट इज़ द यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के जो कॉस्ट ऑफ यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल को चलाने की, यूज़ करने की जो कॉस्ट है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना कैपिटल स्टॉक रखेंगे। सिंस मोस्ट फर्म्स own rather than rent their capital assets, therefore C is basically an implicit or shadow price constructed in order to permit parallel analytical treatment of capital and labor inputs। ऐसा माना जाता है कि कोई भी 90% तो लोग जो मशीन लेते हैं अपनी फैक्ट्रीज चलाने के लिए वो तो खुद की खरीद के लेते हैं, रेंट पे नहीं लेते, तो ज़्यादातर जो ये वाली कॉस्ट हैं वो शेडो प्राइस के अंदर आ जाती हैं या इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां तो वो जो क्या कहते हैं बड़े बड़े जो कैपिटल एसेट्स हैं वो खुद खरीद लेती हैं, उनको काम करती हैं रैदर देन रेंटिंग। तो ये जो इक्वेशन 5th है इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ये वाली। तो इक्वेशन 5th एंड इक्वेशन 6 आर कॉल्ड मायोपिक डिसीजन क्राइटेरिया। ऐसा क्यों? बिकॉज the firm is engaged in a dynamic optimization process and simply equates the marginal productivity of labor with the ratio of price and marginal productivity of capital with the ratio of user cost of capital। तो यहाँ पे जो प्राइस ऑफ लेबर के हिसाब से उसको कंपेयर किया गया और यहाँ पे उसको यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से कंपेयर किया गया। ठीक है, देयर आर 2 रीजन्स फॉर द मायोपिक डिसीजंस इन द केस ऑफ कैपिटल एसेट्स। इसके 2 रीजन्स हो सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्टली इट इज़ ड्यू टू द एजम्पशन ऑफ नो एडजस्टमेंट कॉस्ट सो दैट द फर्म्स डू नॉट गेन बाय डिलेइंग द एक्विजिशन ऑफ कैपिटल। कि कंपनी की ये एजम्पशन होती है कि भाई कोई भी एडजस्टमेंट कॉस्ट नहीं है ताकि वो डिले ना करें, ताकि अगर कल को वो ये ना सोचेंगे हमें ये मशीन सस्ते में मिल जाएगी क्योंकि रेट्स वही रहेंगे। सेकेंडली इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एजम्पशन दैट कैपिटल इज़ होमोजीनियस एंड इट कैन बी बॉट एंड सोल्ड और रेंटेड इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो दूसरी हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि चाहे आज खरीदें कल खरीदें, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, प्राइस तो सेम रहना है, रेंट भी करेंगे तो भी प्राइस सेम रहेगा। अब इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। द मायोपिक डिसीजन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वेयर इन द अपर पोर्शन शोज 2 alternative time paths of output prices, that is P1 and P2, and optimal capital stocks are shown in the lower portion। तो इधर जो है प्राइसेस दिए हुए हैं, आउटपुट प्राइस और कैपिटल स्टॉक यहाँ नीचे हमें दिया हुआ है टाइम पीरियड। ठीक है, इन पैनल ए अगर हम ऊपर वाले डायग्राम में देखें, द आउटपुट प्राइसेस आर आइडेंटिकल अप टू पॉइंट T0 and then their time paths diverge
व्हेन P1 इज ऑलवेज लोअर देन P2। अगर हम देखें यहाँ तक टाइम पीरियड T0 तक उसका पाथ एकदम P1 और P2 का दोनों प्राइजेस का सेम रहा, मगर इसके बाद जो P1 का प्राइस है वो नीचे चला गया और P2 का प्राइस जो है वो ऊपर चला गया। ठीक है, विद मायोपिक डिसीजन द ऑप्टिमल कैपिटल स्टॉक आर आइडेंटिकल अप टू मैंने अप टू लिख दिया, अप टू 2 बार नहीं आना था, अप टू फॉर बोथ टाइम पीरियड अप टू T0 लिखना था यहाँ पे, लिखो अप टू T0, अप टू 2 नहीं आना था, अप टू T0 लिखना था यहाँ पे नीचे। ठीक है, अप टू T0 फॉर बोथ पार्ट्स फॉर आउटपुट प्राइजेस। यहाँ पे भी जो कैपिटल स्टॉक है वो T0 तक तो दोनों के सेम रहे, बट फिर K स्टार नीचे चला गया और K1 स्टार नीचे आ गया और K2 स्टार ऊपर चला गया। ऐसा क्यों? बट आफ्टर दैट फॉर द टाइम पाथ ऑफ P1 प्राइस द ऑप्टिमल कैपिटल स्टॉक इज K1 स्टार मूव्स एट अ कांस्टेंट रेट। तो सिंपल वर्ड्स में जो P1 है, ये P1 के लिए जो कैपिटल स्टॉक है वो इतना हो गया, और अगर प्राइजेस जो भी गुड्स हमने बनाए हैं उसके अगर प्राइजेस मार्केट में बढ़ जाते हैं तो हमें उसको ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए कैपिटल स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ेगा। समझ की बात? आप खुद सोचो, प्रोड्यूसर हो, मार्केट में किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको उसको ज़्यादा बनाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको। ठीक है, वाइल फॉर P2 टाइम पाथ ऑफ आउटपुट प्राइस द ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक K2 स्टार इंक्रीजेज एज द फॉर्मर राइजेस। तो वही वाली बात, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं मार्केट में, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो आउटपुट के जो कैपिटल स्टॉक हैं वो बढ़ा देगा। आउटपुट को ज़्यादा बनाने के लिए ज़्यादा मशीनें चाहिए। दस द जॉर्गेनसन मॉडल thus in the Jorgensen model there are no intertemporal trade-offs। तो intertemporal trade-offs यहाँ पे नहीं होते। अगर प्राइस बढ़ गया तो लगातार कैपिटल स्टॉक बढ़ जाएगा, ऐसा जॉर्गेनसन का मानना था। Assuming that there are no adjustment costs, no uncertainty and perfect competition exists, Jorgensen does the firm will always be adjusted to the optimal capital stock so that K is equals to K star। उनका ये मानना था कि परफेक्ट कंपटीशन है, कोई भी एडजस्टमेंट कॉस्ट नहीं है, तो हमेशा जो K स्टार और K है वो बराबर होंगे। हमेशा जो एक्चुअल कैपिटल और ऑप्टिमल कैपिटल स्टॉक है वो बराबर होंगे, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है। देयरफॉर द क्वेश्चन of adjustment to a discrete change in the interest rate does not arise। तो ये क्वेश्चन ही नहीं खड़ा होता कि कैसे एडजस्टमेंट होगी कैसे नहीं होगी, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है तो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएगी, जिसकी बाद में इसकी बुराई भी, इस आर्गुमेंट की बुराई भी बहुत हुई है। इंस्टेड Jorgensen treats this problem as one of comparing two optimal paths of capital accumulation under two different interest rates। तो उन्होंने दो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स के बीच में भी इसको कंपेयर करके बताया है कि किस तरीके से ये बराबर होगा। ठीक है, फॉर दिस ही टेक्स डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स एज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो उन्होंने एक इक्वेशन दी, कैपिटल आई विच स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स, बेसिकली कैपिटल गुड्स, इट इज इक्वल्स टू K स्टार। K स्टार क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन कैपिटल स्टॉक, के किस रेट से कैपिटल स्टॉक में चेंज आ रहा है। एंड डेल्टा तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इट इज़ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एंड जो K है, K इज़ द फिक्स्ड लेवल ऑफ कैपिटल एसेट्स विच आर एक्सप्रेस्ड बाय K इज़ अ फंक्शन ऑफ W, C एंड P। ठीक है, मैंने बताया हुआ है W क्या है, C क्या है, P क्या है, वो ऊपर वाली इक्वेशंस में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन 9 है, द condition of equation 9 implies that with W, small w and small p as fixed, small w और small p fixed रहते हैं, C, small c जो है, small c must remain unchanged। अगर ये दोनों सेम रहते हैं तो small c को भी सेम ही रहना होगा। From the expression for small c in equation 7, अगर हम equation 7 में देखें, ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी, पीछे चलते हैं, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है इसकी बात हो रही है, तो आप साथ के साथ लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। This in equation 7, this in turn implies that holding the price of investment goods constant, अगर investment goods के price constant रखेंगे the rate of change in the prices of investment goods must vary as the interest rate varies so as to leave C unchanged। तो जो प्राइस है उनके चेंज होने से जो इंटरेस्ट रेट हैं वो भी थोड़े बहुत वेरी कर जाएंगे, और इंटरेस्ट रेट के वेरी करने से जो कैपिटल स्टॉक के जो प्राइसेस हैं वो भी थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं। तो अगर हमने C को अनचेंज रखना है तो ये चीज़ें हमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज करने से दूसरी चीज़ें भी चेंज करनी पड़ेंगी। फॉर्मली दिस condition can be represented by partial derivative of C with respect to small r is equal to 0। तो मतलब अगर हम C का partial derivative लेंगे with respect to rate of interest तो ये हमेशा 0 आना चाहिए, मतलब rate of interest के change होने से C में कोई change नहीं आना चाहिए। This condition implies that own interest rate on investment goods, that is small r minus q divided by q star, must
बी लेफ्ट अनचेंज बाय वेरिएशन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से बाकी सारी चीज़ों में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जॉर्गेंसन assumes that all changes in the interest rates are exactly compensated by changes in the price of investment goods so as to leave own rate of interest on investment goods unchanged। तो बार बार वही बात लिखी जा रही है कि जॉर्गेंसन एज्यूम करते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना भी चेंजेस आए तो उस हिसाब से बाकियों में भी इस हिसाब से चेंजेस आने चाहिए कि जो सी है उसमें कोई चेंज ना हो। समझ की बात? तो जो ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको इतना चेंजेस नहीं आना चाहिए। समझ की बात? दिस कंडीशन इम्प्लाइज दैट अगर हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब ये तो हो गया सिंपल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ये आर, अगर हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो वो क्यू के बराबर आना चाहिए। ये इक्वेशन भी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ही फर्दर assumes that changes in the time path of the interest rate leaves the time path for forward or discounted prices ऑफ कैपिटल गुड्स अनचेंज। उनका ये मानना था कि जब भी टाइम पाथ में चेंजेस आएगा और उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है टाइम पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उसके हिसाब से जो डिस्काउंट रेट है, डिस्काउंट प्राइसेस ऑफ कैपिटल गुड्स हैं, वो भी अनचेंज रहने चाहिए। इस कंडीशन का मतलब है कि अगर हम वो जो ऊपर लिया था पार्शियल डेरिवेटिव उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तब भी वो सी के बराबर आना चाहिए। कंबाइनिंग दीज टू कंडीशंस, अगर इन दो कंडीशंस को कंबाइन करते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू आर एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू सी मल्टीप्लाई बाय सी, इसकी वैल्यू जो है वो 0 से कम आनी चाहिए। ये बात याद रखना, ये मेन कंडीशन है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स इन टू ऑल्टरनेटिव सिचुएशंस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डिमांड फॉर गुड्स गिरेंगे। नेगेटिव रिलेशन, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इन पैनल ए, ये जो ए पैनल है, C1 इज द पाथ ऑफ यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर राइज इन द इंटरेस्ट रेट। C1 क्या कहता है? इंटरेस्ट रेट के राइज होने से पहले की बात, ठीक है। एंड C2 इज द पाथ आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो C2 कर्व है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने की बात है। बट C इज द कांस्टेंट, C इज कांस्टेंट एट टाइम T0। ये जो टाइम T0 लिया है तब तक ये C कांस्टेंट चल रहा था, एक ही चल रहे थे, उसके बाद ये अलग अलग हो गए, ठीक है। एज्यूमिंग अदर प्राइस P एंड W एज गिवन, एज्यूमिंग के जो बाकी प्राइजेज हैं, जो स्मॉल p हैं जो गुड्स का प्राइस है और W जो लेबर का जो प्राइस है वो सेम रहेगा, गिवन K1 स्टार इज द पाथ ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज अनचेंज। K1 स्टार जो है जब प्राइजेस सेम रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, तो ये K1 स्टार दिखाता है कि ऑप्टिमल कैपिटल स्टॉक। एंड K2 स्टार इज द पाथ आफ्टर राइज इन द इंटरेस्ट रेट। K2 स्टार जो है ये कहता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो फिर ये बढ़ जाएगा, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने की जो है हमें कर्व दिखाता है। दस एट टाइम T0 तक देखें, अ राइज इन द इंटरेस्ट रेट लोअर्स द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, जो ये तो सिंपल सी बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट गुड्स या कैपिटल गुड्स की डिमांड जो है वो उतनी नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग टू ऑल्टरनेटिव एंड कंटिन्यूस पाथ्स ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल एक्यूमुलेशंस। तो कितना कैपिटल होगा ये दो पाथ्स को डिटरमिन करके इसको बताया जा सकता है। तो जॉर्गेंसन क्या कहते थे? जॉर्गेंसन ये कहते थे कि भाई अगर ये जो कॉस्ट है ये बढ़ गई, यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई, तो हमें कैपिटल स्टॉक भी बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जॉर्गेंसन कंक्लूड्स दैट द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट। जो आप मशीनें खरीदते हो वो किस पे डिपेंड करती है? इंटरेस्ट रेट पे। बाय कंपेयरिंग टू ऑल्टरनेटिव एंड कंटिन्यूस पाथ्स ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन डिपेंडिंग ऑन अ टाइम पाथ ऑफ द इंटरेस्ट रेट। तो ये किसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कंटिन्यूस कैपिटल एक्यूमुलेशन का किस पाथ पे आप चल रहे हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल वर्ड्स में पूरी थ्योरी को कंक्लूड करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से जो कैपिटल स्टॉक है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा ये पूरी थ्योरी बताती है, ठीक है। अब इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म लिखनी भी इंपॉर्टेंट होती है। जॉर्गेंसन्स न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो सबसे पहला ग्राउंड क्या है? जॉर्गेंसन ड्राइव्स हिज इन्वेस्टमेंट फंक्शन फ्रॉम सच एजम्पशंस विच डू नॉट क्लैरिफाई हाउ द एक्चुअल कैपिटल स्टॉक एडजस्ट टू द ऑप्टिमल कैपिटल स्टॉक। इन्होंने कहा है कि एक्चुअल कैपिटल स्टॉक और ऑप्टिमल कैपिटल स्टॉक बराबर हो जाएगा, मगर जो भी इन्होंने एजम्पशंस लिए उससे क्लैरिफाई नहीं होता कि कैसे होगा, कैसे तो बताया नहीं। नेक्स्ट, Jorgensen's theory is based on the assumption of full employment in the economy where prices of labor and capital are perfectly flexible so that producers and consumers can anticipate changes in the demand, supplies and प्राइजेज ऑफ गुड्स। तो जॉर्गेंसन ने ये एज्यूम किया कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, प्राइजेज और वेजेस फ्लेक्सिबल होंगे। ऐसा तो होता नहीं है, आपको पता ही है, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट अ रियलिटी बिकॉज देयर आर
long time lags for orders to be executed for capital goods, which often leads to fall in investment demand and consequently idle capacity and labor unemployment in both consumer and capital goods industry. तो जब भी आप माल बनाते हो तो वो एकदम से तो बिकता नहीं, अगर बिकेगा नहीं थोड़ा टाइम लैग रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आ सकती है और जो कैपिटल गुड्स हैं वो भी अनयूटिलाइज्ड रह सकते हैं. फुल एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चनेबल है काफ़ी. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जॉर्गेंसन्स एनालिसिस इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड क्वांटिटीज एंड प्राइसेस दैट आर परफेक्टली फोरसीन. वो ये मान के चलते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वांटिटीज इतनी होगी, एक्सपेक्टेड प्राइसेस इतना होगा और वो परफेक्टली फोरसी कर लेते हैं उनको, बट ऐसा तो नहीं होता. बट फोरसाइट इज नेवर परफेक्ट. जब भी हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं वो कोई परफेक्ट तो होता नहीं. मोरओवर जॉर्गेंसन does not provide any mechanism for the formation of these expectations except assuming that the changes in current prices produce proportionate changes in future price. तो बस वो ये मानते हैं कि भाई अगर आज का प्राइस चेंज होगा तो फ्यूचर का प्राइस भी प्रोपोर्शनेटली उतना ही चेंज होगा. इसके अलावा वो कहते नहीं कि किस तरीके से डिटर्मिन करना पड़ता है. फर्दर ही डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड फ्यूचर क्वांटिटीज़ टू बी सोल्ड. उन्होंने ये नहीं बताया कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर क्वांटिटीज़ किस तरीके से बिकेंगी, कितनी होगी वगैरह वगैरह. ठीक है, तो फ्यूचर को एक्सपेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. द क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन एज्यूम्ड बाय जॉर्गेंसन कनेक्ट्स करंट इन्वेस्टमेंट विद फ्यूचर आउटपुट्स. तो करंट इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर आउटपुट के साथ रिलेट करता है. एंड परफेक्ट फोरसाइट प्रोवाइड्स द एग्जैक्ट करंट इन्वेस्टमेंट विच प्रोड्यूसेस द एग्जैक्ट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स. तो ये बताते हैं कि इतनी एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट होगी और इतनी एग्जैक्टली क्वांटिटीज बनेंगी. अगेन फोरसाइट इज नेवर परफेक्ट एंड करंट इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल मे नॉट बी फुली यूटिलाइज्ड इन द फ्यूचर. जो भी आपने करंट इन्वेस्टमेंट किया क्या पता फ्यूचर में उसको आप फुली यूटिलाइज ना कर पाओ और क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाए. रेदर देयर मे बी कैपिटल शॉर्टेज इन द फ्यूचर. क्या पता फ्यूचर में कैपिटल की शॉर्टेज हो जाए, क्या पता एक्सेस हो जाए, कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट, जॉर्गेंसन्स डेफिनेशन ऑफ यूज़र कॉस्ट इज़ वेग. जो उन्होंने यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात बताई है वो इतने अच्छे से क्लैरिटी में नहीं बताई. इट डज नॉट इम्प्लाई दैट फ्यूचर वैल्यूज़ दैट इज़ वैल्यूज़ ऑफ सी दैट इज़ यूज़र कॉस्ट विल बी आइडेंटिकल. जो फ्यूचर वैल्यूज़ होंगी, जो यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल होंगी वो फ्यूचर में भी सेम ही रहेंगी, ऐसा तो नहीं होता. कंसिक्वेंटली अ राइज इन द रेट इंटरेस्ट रेट रेजेज द फ्यूचर कॉस्ट, देयर बाय लोअरिंग द फ्यूचर ऑप्टिमल पाथ ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड देन इट अदरवाइज वुड हैव बीन. तो सिंपल वर्ड्स में ये बताया गया है कि जो यूज़र कॉस्ट है उसको भी कहा गया है कि वो इसी तरीके से चलती रहेगी और इतनी कांस्टेंट रहेगी. ऐसा भी नहीं होता. लगातार टाइम के चेंज होने से यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो चेंज होती रहती है. फिर जॉर्गेंसन डज नॉट गिव एनी क्लियर इकोनॉमिक अकाउंट ऑफ हिज मैथमेटिकल रिजल्ट्स. जो भी उन्होंने मैथमेटिकल रिजल्ट्स निकाले थे वो सीधा इक्वेशंस दे दी. वो किस तरीके से ड्राइव हुई उसके बारे में भी नहीं बताया, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये सीधा इक्वेशंस कहाँ से आ गई. नेक्स्ट, जॉर्गेंसन लेबल्स हिज मॉडल एज द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट बट इट सीम्स टू बियर लिटिल रिलेशनशिप विद द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट. उन्होंने अपनी थ्योरी को न्यू क्लासिकल कहा है बट असल ज़िंदगी में उन्होंने क्लासिकल थ्योरी वाली ही जो है इक्वेशंस को इस्तेमाल किया है. ये भी एक क्रिटिसिज्म करने का तरीका. अब कंक्लूजन करते हैं कि वो कहते क्या हैं. Jorgensen theory of investment is a neoclassical theory of investment that explains the investment behavior of the firms. ये जो investment behavior है firms का उसके बारे में बताती है. According to this theory, firms invest in new capital goods when expected returns on investment exceeds the cost of capital. ये बताती है कि फर्म्स को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए न्यू कैपिटल गुड्स पे, जबकि जो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है इन्वेस्टमेंट पे वो यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हो जाएंगे, तभी इन्वेस्टमेंट करो. अगर उससे कम है तो मत इन्वेस्टमेंट करो. तो इस थ्योरी के मेन कंपोनेंट्स क्या थे. एक तो यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द कॉस्ट ऑफ यूजिंग, मेरे मुंह से लिविंग निकल गया, द कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ यूनिट ऑफ कैपिटल विच इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको यूज़र कॉस्ट कहा जाता है. इस पे इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस पे डिपेंड करती है. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है. द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स ऑन फर्म्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर आउटपुट एंड प्राइजेस एंड कॉस्ट. तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं इन्वेस्टमेंट पे वो डिपेंड करेंगी कि कंपनी क्या देखती है कि फ्यूचर में उसके जो भी माल बनाए उसका प्राइजेस क्या होगा और उसकी कॉस्टिंग क्या होगी. एंड नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन रूल, इस पे भी डिपेंड करती है. फर्म्स इन्वेस्ट व्हेन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स द यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो फर्म्स तभी इन्वेस्ट करेंगी जब यूज़र कॉस्ट से ऊपर जो है उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होंगे. अगर बराबर होंगे तो भी क्यों इन्वेस्टमेंट करेगी. ठीक है, अब इस थ्योरी के कुछ इम्प्लीकेशंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट. इन्वेस्टमेंट इज सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट्स.
जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटरेस्ट रेट्स के लिए काफ़ी सेंसिटिव है, इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से चेंज हो जाती है। हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज द यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा, लोन्स महंगे हो जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी। इन्वेस्टमेंट इज सेंसिटिव टू टैक्स पॉलिसीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स पॉलिसीज़ दैट रिड्यूस द यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। अगर टैक्स में छूट दी जा रही है जिससे यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम पड़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। इन्वेस्टमेंट इज सेंसिटिव टू एक्सपेक्टेशंस। फर्म्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर आउटपुट प्राइस एंड कॉस्ट्स प्ले अ क्रूशल रोल इन डिटर्मिनिंग इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी एक्सपेक्टेशन से जुड़ी हुई है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि कल को जो भी आप माल बना रहे हो उसका प्राइसेस बढ़ जाएगा तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे, नहीं तो नहीं बढ़ाओगे, ठीक है। Hence, Jorgensen's theory of investment provides a framework for understanding the investment behavior of the firms and factors that influence it. तो ये ओवरऑल यही बताती है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी चीज़ों से असरदार होती है और फर्म को कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में रख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।